गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हालचाल है? बढ़िया है सबके? ओके। तो शुरू करते हैं अपना जेई नीट लेक्चर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। आई थिंक लास्ट टाइम हमने सेल कनेक्शंस किया था, जूल इफेक्ट किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जूल इफेक्ट में, एक छोटी सी चीज जो मैंने लास्ट टाइम नहीं कराई थी। इट्स कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम मैं प्रूफ भी करूंगा और उसका कोरोलरी भी यूज करेंगे हम। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा आर एंड देयर इज दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर बड़ा आर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भाई व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? Absolutely. The current I is net EMF over total resistance, which will be epsilon over bada R plus chota r. As a result of this current, what will be the power lost in the external resistor? Power lost absolutely in the external resistor. P is equal to I square बड़ा R एंड I की वैल्यू है मेरे पास ये रही, तो मेरा पावर जो कंज्यूम्ड है इट बिकम्स एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू R ओवर R प्लस R द होल स्क्वायर। इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? फेयर इनफ। मैंने I की जगह एप्सिलॉन ओवर बड़ा R प्लस छोटा r लगा दिया एंड I को स्क्वायर भी कर दिया मैंने, तो एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर R प्लस R द होल स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड दिस, when will the power in the external resistor be maximum? For power in external resistor to be maximum, dp by dr has to be equated to 0, because power maximum हो गया मतलब constant हो गया, तो उसका differentiation with respect to r has to become 0 and इस p को अब मैं वहां डाल दूंगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बाहर आया, डी बाई डी आर बड़ा आर ओवर बड़ा आर प्लस छोटा आर द होल स्क्वायर इक्वेटिंग इट टू 0। ये एप्सिलॉन स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा एंड यू कैन डिफरेंशिएट इट ऑन योर, और आई एम श्योर यू नो डी बाई डी टी ऑफ ए बाई बी इज बी डी ए बाई डी टी माइनस ए डी बी बाई डी टी ओवर बी स्क्वायर। आप चाहो तो मैं डिफरेंशिएट करूं इस चीज को? चलो कर देता हूं, अरे कर ही देते हैं यार। नॉर्मल स्टफ, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आइडिया, r प्लस आर का स्क्वायर मतलब रेज टू 4, बट डजेंट इवन मैटर बिकॉज ये यहां चला जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये r प्लस आर द होल स्क्वायर रहा, d बाई डी आर ऑफ r इज 1 एंड d बाई डी आर ऑफ समथिंग रेज टू 2 इज ट्वाइस इंटू समथिंग रेज टू 2 माइनस 1 इंटू d बाई डी आर ऑफ दैट समथिंग। भाई इस डिफरेंशिएशन को खोल के देख लोगे, d बाई डी बड़ा आर ऑफ बड़ा आर इज 1 एंड प्लस d बाई डी आर ऑफ छोटा आर इज 0। 1 प्लस 0 विल बी 1 एंड एज अ रिजल्ट क्या बचा आपके पास? डू यू अग्री r प्लस आर कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में? r प्लस आर ये इसके नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद बड़ा आर माइनस 2r and as a result भाई मेरा फाइनल इक्वेशन, so can you see this equation? By this equation I mean to say that power in the external resistor will be maximum if the value of the external resistor is equal to the value of the internal resistance of this cell. So blue में लिखेंगे power is max if external resistor की value is equal to internal resistance of the cell की value. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Yeah, anybody wants to say something? जी जी जी, पावर पावर बिल्कुल।
बराबर। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टर इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। हो सकता है एक आर ना हो, कुछ सर्किट वर्किट हो, तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टर का इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, दैट हैज टू बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एंड अगर तुम जानना चाहो भाई मैक्सिमम पावर है कितना, तो इस इक्वेशन में आर की जगह छोटा आर लगा दो। ओके, आई डू इट फॉर यू। मैं ये उड़ा दो, ये करंट बिरेंट। सो मैक्सिमम पावर है कितना, सो मैक्स पावर, यू कैन डू इट इधर वेज। बड़े आर की जगह छोटा आर लगा के भी हो जाएगा, छोटे आर की जगह बड़ा आर लगा के भी हो जाएगा, जो भी चाहिए आपको भाई। एनीबॉडी, भाई बड़े आर की जगह मैं छोटा आर लगा रहा हूं पहले, तो छोटा आर ऊपर, छोटा आर प्लस छोटा आर नीचे। भाई छोटा आर प्लस छोटा आर कितना हो गया, 2r, एंड 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर। एक आर कटा तो एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 छोटा आर, या एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 बड़ा आर। आपको जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। एंड इस तरह मैक्सिमम पावर इस कंडीशन पे मिलेगा। कैन यू सी दैट, आर यू जॉटिंग इट आउट? अब इस चीज को यूज करके, हाँ जी, यस एनीबॉडी? किसके लिए? कैसे नेगेटिव ऑफ स्मॉल आर होगा? अरे बेटा, इस ये क्या ये पॉसिबल है भी? कैन यू इक्वेट बड़ा आर प्लस छोटा आर इज इक्वल टू 0? कैन छोटा आर बी इक्वल टू माइनस? इज रेजिस्टेंस, कैन बी रेजिस्टेंस माइनस? एंड बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तब जाके मैं इसके नीचे डाल के उसको 0 कर सकता हूं, है ना? तो ये वाले को तो इक्वेट करने का कोई अर्थ ही नहीं बचता। अर्थ ये है, ओके, ये तो सिर्फ नॉन जीरो है करके मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैटर क्लोज हो गया। ओके, फेयर इनफ, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। एंड अब चलते हैं व्हीटस्टन ब्रिज। वाह, दिस वाज अ लवली आइडिया, व्हीटस्टन ब्रिज। I hope and I sincerely think that you still remember Wheatstone Bridge from your current electricity days. You know, an arrangement जिससे एक unknown resistor की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है using 3 known resistances. That is what is called a Wheatstone Bridge. तो सर्किट जरा फटाफट बना देंगे ताकि क्या है कि हम शुरुआत से शुरू कर सके। एंड ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, so we won't stay too much on this fact. Wheatstone Bridge. So this was the arrangement. 4 resistors. So this is R1, this is R2, this is R3, this is R4. एंड इन दो पॉइंट्स के बीच में, लाइक ए एंड सी के बीच में, मैंने बैटरी लगाई है टू प्रोवाइड द सोर्स ऑफ करंट। एंड बी और डी के बीच में आई हैव कनेक्टेड अ गैल्वानोमीटर। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आई नो द वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3. R1, R2 are known and fixed. R3 is a variable resistor, known also. R4 is an unknown resistor. R4 is unknown. अब जब मैं सर्किट शुरू करता हूं तो हर ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो होता है। गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन मारता है। नाउ बाय एडजस्टिंग R3 मैं धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम करता जाता हूं। एक पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाता है 0। ऑन एडजस्टिंग R3 the current in the galvanometer decreases, उसका डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होता है, and at one point it becomes 0 and then becomes 0. जब galvanometer में 0 डिफ्लेक्शन हो, no current is passing through the galvanometer,
we say the bridge is balanced. So that is a very important idea. When gal shows, gal is galvanometer, shows zero deflection, मतलब current in the galvanometer is zero, the Wheatstone bridge is said to be balanced. एंड जब ये बैलेंस्ड है इसका मतलब है जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो सारा इसी में फ्लो हो रहा है, जितना करंट इसमें जा रहा है वो सब इसमें उतर रहा है, बिकॉज देयर इज नो डिवीजन नाउ एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड. एंड इस बैलेंस कंडीशन में आप अगर केवीएल लगाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, टू लूप ए बी डी ए, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू पर्टिकुलर्स, it will give you I1 R1, it is equal to I2 R2. And if I apply it to CBDC, KVL to CBDC, I'll get I1 R3 is equal to I2 R4. And dividing 1 and 2, you can very well see from here, I1 R1 by I1 R3, I1 I1 cut हो जाएगा, is equal to I2 R2 by I2 R4, I2 I2 cut हो जाएगा, and you will be left with R1 by R3 is R2 by R4. And to make it look good, I can write it therefore R1 by R2 is equal to R3 by R4. And this is the equation for the balance condition. इसका मतलब if R1 by R2, here R1 by R2 is equal to R3 by R4. And let me tell you one more point, the converse is also true. मतलब अगर किसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये गैल नहीं है, कुछ और है, यहाँ पे लेटर से कोई और सर्किट है एंड यहाँ पे कोई और रेजिस्टर लगा है, लेटर से R5, and you have been asked to find equivalent and stuff like that. So the first thing you need to check is whether R1 by R2 is it equal to R3 by R4. अगर ये ऐसा होता है इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गया है, ब्रिज बैलेंस्ड है. एंड अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, मीनिंग ये ब्रांच नहीं है, यही समझ लिया जाए. ओके, दिस ब्रांच विल वैनिश इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4. Is this absolutely understandable, people? कोई शक? Fair enough? अच्छा, तो इस ये एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 रेजिस्टर का सहारा लेना पड़ा मुझे. इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? हाँ है ना, सिर्फ 2 रेजिस्टर जिसमें से एक नोन है और एक अननोन है. वी कॉल इट द मीटर ब्रिज. इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. फायदा इतना कि सिर्फ 2 रेजिस्टर इस्तेमाल किए जाएंगे, उसमें से एक नोन एक अननोन, और बाकी के 2 रेजिस्टर का काम वो 100 सेंटीमीटर लंबा वायर कर देगा. 100 सेंटीमीटर लंबा वायर वो कर देगा अपना काम एंड हो जाएगा हमारा काम तमाम. बिकॉज इट्स अ मीटर लॉन्ग वायर, वी कॉल इट अ मीटर ब्रिज. I'll have to draw the diagrams and so on and so forth. ये डायग्राम मैंने बनाया है बचपन में भी. आई होप आप लोग थे उस टाइम पे, थे ना? अरे दिव्यालाल, क्या बात है. और दिव्यालाल, नेट के कैसे हालचाल हैं? बस चल रहे हैं. तो ये आपका R और ये आपका S, ये 2 रेजिस्टर है. R नोन है, S अननोन है, और ये आपका वायर है. ब्लू कलर में बना देते हैं वायर को, कोई लोड ही कोई नहीं है. सो दिस इज योर वायर, लेट अस से AB. एंड बाहर की सर्किट करंट के लिए ड्राइवर बैटरी. ओके, एंड यहां से बीच में से मैं गैल्वेनोमीटर का वायर निकालता हूं और साथ में जॉकी लगा देता हूं. एंड दिस योर जॉकी, पेन लाइक स्ट्रक्चर जिसे टैप 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 करते जाते. एंड सर्किट चालू है एंड मैं कोई भी पॉइंट पे लगाता हूं ये जॉकी एंड मैं देखता हूं कि गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है.
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाता हूं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। एंड एट वन पॉइंट, लेट अस से समवेयर हियर, लेट्स कॉल इट सी, यहां से लेंथ एल है, ये पूरा 100 सेंटी है, यहां से यहां तक एल है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 100 माइनस एल। ओके, इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। एट पॉइंट सी गैल शोज 0 डिफ्लेक्शन। यस, यहां से एक्चुअली यहां पे पट्टियां हैं और यहां से मैं गैल्वेनोमीटर को बीच में से कनेक्ट करके, इट इज वेरी मच सिमिलर टू सेइंग कि ये आर है, ये एस है और बीच में से मैंने गैल निकाला। ओके, एंड यहां नीचे उसका दूसरा एंड यहां पे है, ये वायर है, ये तेरा दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, ये वायर है तेरा। फेयर इनफ? तो लाइक डजंट इट लुक लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज? इसको इतना बैलेंस करता है, इसको इतना बैलेंस करता है, तो जब गैल 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है इसका मतलब द ब्रिज इज बैलेंस्ड। एंड यू कैन वेरी वेल से दैट this by this is equal to this by this resistances, या this by this is equal to this by this, आपको जिस तरह अच्छा लगता है। so resistance of R over resistance of S, so R by S, this upon this is resistance of length AC over resistance of CB, resistance of section AC over resistance of section CB। अच्छा, if RCM is resistance per unit length of the wire, then R by S, RCM रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ में RCM ओम है, तो L मीटर लेंथ में कितना ओम होगा RCM इंटू L, एंड 100 माइनस L लेंथ में कितना होगा RCM इंटू 100 माइनस L, and RCM vanishes and you are left with a very wonderful equation, R by S is L over 100 minus L. This, ladies and gentlemen, is the equation for the meter bridge. Are you checking it out? पोटेंशियोमीटर की बातें हमने ऑलरेडी करी है बोर्ड में, बट इसको एक नए तरीके से पेश कर रहा हूं। दिस इज योर ड्राइवर सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैंने बनाया छोटा आर, यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टर रखा है मैंने बड़ा, रेजिस्टेंस बॉक्स है एक्चुअली, एंड दिस ए बी इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। सो ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ बड़ा एल एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेट्स कॉल इट रो। वैसे तो मैं जानता हूं रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट इसमें मैंने रो का सिंबल यूज किया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए। तो सबसे पहले व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी? डू यू अग्री? 1 मीटर में रो ओम, तो एल मीटर में कितने ओम? एल रो। So this is my first equation. The total resistance of length AB is L into rho. अब करंट फ्लो होने लगा है बाबा, इधर से चालू हो गए करंट बिरंट फ्लो हो रहा है, टक 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 टक, वाह वाह। तो what will be the equation for current? The current through the circuit, it's a simple circuit. I is epsilon over बड़ा R प्लस छोटा r प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। सो बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी का कितना एल रो। सो आई एम श्योर वॉल चार्ट में इस तरह के इक्वेशन पोटेंशियोमीटर के लिए देखे होंगे। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर अ पॉइंट सी समवेयर हियर, लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। कंसिडर पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस छोटा एल फ्रॉम पॉइंट ए। सो पॉइंट ए से इतना ए सी का डिस्टेंस है छोटा एल।
Now the potential difference between A and C, the PD between A and C, we'll call it VL. Do you agree potential difference is IR, I into resistance of AC current? अच्छा, अगर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है रो, तो छोटे एल लेंथ वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा श्रीमान? छोटा एल रो है ना? तो आई एल रो, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है आई एल रो। एंड अब मैं आई की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें सबमिट करने वाला हूं। कैन आई टेक दिस ऑफ प्लीज? आई होप यू रिटन दिस डाउन। गलती से रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना समझ लेना। आई की जगह एप्सिलॉन ओवर आर प्लस एल रो द होल इनटू रो इंटू एल। अच्छा, ये रो को अंदर डाल दूं। इफ यू नोटिस दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, बड़ा आर छोटा आर कांस्टेंट, एल रो भी कांस्टेंट। सो क्या इसमें सारा का सारा मटेरियल कांस्टेंट है? सो कैन आई से VL बाय एल, ये एल को नीचे उतार दिया, इज, अच्छा इसको ब्लू में लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, VL बाय एल is epsilon rho over r plus L rho, and all this is constant. This VL by L is the potential difference per unit length of the wire, also called potential gradient. इसको उठाओ, okay? This VL by L is the potential difference per unit length of the potentiometer wire and is called potential gradient. This VL by L is potential drop या potential difference per unit length of wire, also called potential gradient of the wire. जिसका ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो हम जो एनसीईआरटी बुक में देखते हैं V बाई एल इज कांस्टेंट, वो यहां से आता है। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन है ये वाला, और बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के काम आता है। तो आई होप यू जॉटेड दिस डाउन, देन वी कैन गो ऑन टू द यूजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। टू यूजेस एक्चुअली, वन is to compare the EMFs of two cells, and secondly is to find the internal resistance of a cell. So the first use one to compare EMFs of two cells. We have dealt with this very lucidly in the board lectures. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू वे की के जरिए, अभी जगह की तंगी के कारण ऐसा सब हो रहा है, और यहाँ से ज्ञान लगा देते हैं। एंड सबसे पहले एप्सिलॉन 1 नाम की बैटरी को कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को घुमाते हैं, और यहाँ पे N1 पे आके जहाँ पे लेंथ है L1, वहाँ पे अपने को नल पॉइंट मिलता है। इसका मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड N1 is equal to the EMF of cell 1. So for cell 1, null point is at N1. So PD between points A and N1 is equal to the EMF of cell 1. And as a result, हमको मिलता है VL1 which is equal to epsilon 1 is phi into L1. And उसी तरह for cell 2, वही VL2 is equal to epsilon 2 is phi L2. And when I divide 1 and 2,
epsilon 1 by epsilon 2 is phi L1 by phi L2, phi कट, L1 by L2 जगह नहीं है, तो अपने को ये लेना पड़ेगा. आई एम टेकिंग दिस ऑफ, कैन आई? So epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2. This was the way of comparing EMFs of two different cells. I hope you understand this. And lastly, हमारा वो आइडिया क्या, to find the internal resistance of a cell. उसमें भी हम एक सेल यूज करते हैं, एंड यही टाइप के, ये पोटेंशियोमीटर का वो उड़ा देता हूं मैं. मेन सर्किट रिमेन्स द सेम, बाकी थोड़ा इधर उधर. और इस तरह करते हैं, यहां सेल, यहां दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पे एक और की, एंड अब इसको यहां से लेते हैं. नाउ डू यू अग्री व्हेन द, मैं ये साइड भी उड़ा देता हूं. इनिशियल केस में जब की खुली हुई है तो ओनली द सेल इज इन द सर्किट, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज नॉट इन द सर्किट. एज ए रिजल्ट जो दो टर्मिनल्स के बीच में मिलता है दैट विल बी ईएमएफ ओनली एंड नॉट टर्मिनल वोल्टेज. तो यहां पे की है K2. व्हेन K2, दूसरे पेन ले लेते हैं, when K2 is open, only EMF epsilon available है, तो null point is at N1, same old. So VL1 is epsilon is phi L1, and फिर जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो now this circuit gets closed and current starts flowing into this circuit. Now the potential difference between the two terminals of the cell is not EMF, it is terminal voltage. यहां पे कहीं पे आपको N2 मिलेगा, N1 मिलेगा. When K2 is closed, तो VL2 is V, terminal voltage is phi into L2, and therefore dividing 1 and 2 we get epsilon by V is L1 by L2. Also epsilon is I into बड़ा R plus छोटा r, and V is equal to I into बड़ा R. लगा डाला तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा. I don't need to solve. R is equal to बड़ा R L1 by L2 minus 1. We have seen this in much detail. So छोटा r internal resistance of the cell is equal to बड़ा R external resistor, the whole into L1 by L2 minus 1. L1 is null point length when resistance box is not in the circuit, and L2 is null point length when resistance box is associated with the cell. Fair enough. I hope you can take this down. Can you? Is it agreeable? Yes, sir. Okay. इसको यूज करते हुए एक आध सम शायद मैं लाया होऊंगा. Let us see. Can we see? Yes, I got SP24 potentiometer wire वाला है. Can I take all this off now? I hope you can see SP24. मैं डेटा लिखने जा रहा हूं. And it is very important to take down the proper data so that we come to know exactly कि हमको ढूंढना क्या है, क्या फाइंड करने जा रहे हैं. ओके, सो SP24 ये कहता है हमसे कि a potentiometer wire of length 100 सेंटी. सो बड़ा L जो है वो 100 सेंटी है, एंड इट हैज अ रेजिस्टेंस. पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस में हमेशा RAB लिखता हूं, is 10 ohm. It is connected in series with a resistance and a cell of EMF epsilon 2 volt and negligible internal resistance, छोटा r nearly 0. A source of EMF 10 millivolt, epsilon dash is 10 millivolt, is balanced against a length of 40 centi. Okay.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर? वाह, इसको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए कि क्या कह रहा है वो। जब वो कहता है इट इज दिस सोर्स इज बैलेंस्ड अगेंस्ट दिस लेंथ, इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ द सोर्स एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, जिसका लेंथ एल है। सो एप्सिलॉन डैश इज वी इंटू एल। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वी एल जो अभी थोड़ी देर पहले लाए थे आप? वी एल का फॉर्मूला याद है आपको? एप्सिलॉन रो ओवर आर प्लस एल रो। I hope you remember this. Yes, sir. Okay, तो सबसे पहले ये तो मेन इंपॉर्टेंट आ ही गया। पहला इक्वेशन, लेंथ 100 सेंटी है, आर ए बी 10 ओम है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वील कॉल इट रो, इजंट इट? आर ए बी ओवर बड़ा एल। आर ए बी कितना है? 10, लेंथ कितना है ये? 100। सो 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये लेंथ एल का रेजिस्टेंस जो 40 सेंटी है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? विल कॉल इट एसी, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एसी, इजंट इट? रो इंटू छोटा एल। ओके, सो 0.1 इंटू 40 कितना हो गया? 4 ओम आ गया आपके पास। सेट हो गया मैटर। तो फिर ये आरएसी मिल चुका है और अब मैं वीएल की फॉर्मूला डालने वाला हूं। सो नाउ वीएल की फॉर्मूला याद है किसी को? एप्सिलॉन रो ओवर आर प्लस आर ए बी द होल इंटू छोटा एल। टका टक। सो आ गया मेरा आंसर। या फिर आप आई इंटू वो भी कर सकते हो। तो ये छोटा आर तो 0 है, चलो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। एप्सिलॉन डैश कितना है? 10 मिली। बड़ा एप्सिलॉन कितना है? बड़ा एप्सिलॉन 2 वोल्ट। रो कितना? 0.1 और ये 40, ये 4 ही होने वाला है। बड़ा आर, छोटा आर तो 0 है। एंड आर ए बी कितना है? रब कितना है? रब 10। तो 2 इंटू 40 इज 80, 80 इंटू 0.1 इज 8। एंड ये r प्लस 10 को ऊपर ले लूंगा मैं। ये 8 ओवर 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 10 रेज टू माइनस 2, 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर चढ़ गया तो इट्स 800। 800 माइनस 10 भाई कितना होता है? 800 माइनस 10 790 ओम। भाई चेक करो जरा, ऐसा कोई फॉर्मूला है भला? ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, सही है। ओके, SP24 के बाद मैं राउंड 1 का 35 कर रहा हूं। कैन आई टेक दिस ऑफ? राउंड 1 का 35 रेडी टू बी डन। अगेन सर्किट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू सी द सर्किट। आप सर्किट को किस तरह देखते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह उसको परसीव करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी हाँ दिया ना, अच्छा। पर ये है तो व्हीटस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन। राउंड 1 का 35 सर्किट बनाया हुआ है, तो हम भी सबसे पहले सर्क्यूट ही बना लेते हैं। सर्क्यूट, ये मैं हमेशा ऐसे बाउंड्री पॉइंट बनाता हूं, पर कभी बाउंड्री एडियर नहीं होती, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाए। ओके, और यहां पे भी ये सब 2 ओम वाले, एंड बाकी भी 2 ओम वाले बहुत सारे। एंड अक्सर ये दिक्कत होती है कि सर शुरू कहां से किया जाए।
दैट इज द मेन क्राइटेरिया। और यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये ढूंढना है द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन, मतलब तुम्हारे दो मेन पॉइंट कौन से हैं, ए और बी, ये रहे। तो इन दोनों के बीच के इसको टच नहीं करना है, बाकी तुमको जो खेलना है खेलो। इसको देख के सबसे पहले तो अपने को लगता है लाओ चेक कर ले यार व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। इज R1 by R2 equal to R3 by R4? 2 by 2. Is it equal to 2 by 2? So this is a balanced Wheatstone bridge. It's a balanced Wheatstone bridge. And balanced bridge हो तो ये जो रेजिस्टर है बिटवीन E and F 2 ohm, so 2 ohm resistor between E and F does not exist. वो है ही नहीं does not exist. So you can very well take this off from your consideration. ये गया, अगर ये गया तो इससे अपने को क्या फायदा होने वाला है वो देखने के लिए एक नया सर्किट बनाया जाए जिससे दिखाई दे अच्छी तरह कि क्या फायदा है क्या नुकसान है करके। दो, अरे हमको कुछ तो दो। भाई क्या यहां से साफ नजर आ रहा है कि अब ये दो और ये दो सीरीज में है, एंड नीचे वाले ये दो और ये दो भी सीरीज में है। सो 2 and 2 in series becomes 4, 2 and 2 in series becomes 4, and 4 and 4 in parallel कितना हो जाता है महाराज? सो मैं सर्किट चाहिए तो बनाया था फिर से, ये 4 ओम, ये 4 ओम, चार और चार पैरेलल में कितना हो गया? 2। नाउ सम पीपल टेंड टू आस्क मी सर अब ये इतने सारे हैं तो अब किस तरह किया जाए? भाई तुम्हारे मेन पॉइंट्स ए और बी हैं, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ देख सकते हो तुम। मतलब सपोज अगर तुम करंट एंटर करवाते हो ए से, तो डोंट यू एग्री एक ब्रांच यहां जाएगी, फिर ये I2 यहां जाएगा, यही I2 यहां जाएगा, यही I2 यहां आएगा, और ये दोनों यहां पे मिलके I निकाल देंगे बाहर। सो इस 2 ओम, इस 2 ओम और इस 2 ओम में कैन यू सी सेम करंट फ्लो हो रहा है? तो ये 2 ये तीनों क्या सीरीज में है? सो 2 and 2 and 2 in series, how much does it become? 6 ohm. Is that agreeable? Yes. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 6 ohm हो गए। This 6 ohm and this 2 ohm will be in parallel. Now it is necessary to take this off. So R dash is 2 plus 2 plus 2, that's 6 ohm, and ये 6 ohm and ये 2 ohm across A and B, they are in parallel, and R equivalent के लिए 6 into 2 over 6 plus 2, that's 12 by 8, and 4 2s are 8, 4 3s are 12. R equivalent मिल चुका है 3 by 2 ohm. Is someone checking this? Yes, sir. Is 3 by 2 ohm a very valid option? Yes, it is. Absolutely valid. अच्छा, अब मैं आपको एक और आइडिया से वाकिफ कराना चाहूंगा। राउंड 1 का 43, राउंड 1 का 43, कैन आई टेक दिस ऑफ? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, एंड जिसमें यू नो सीरीज पैरेलल का सीन नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? जैसे मैंने आपको यहां पे करंट का फंडा बताया, मैं वैसे ही कुछ करंट का फंडा यूज करने वाला हूं जिससे आई कैन फाइंड आउट कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। द फर्स्ट थिंग इज आई विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आई विल नीड अ न्यू पेन। आई एम रेडी। राउंड 1 का 43। नाउ इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज।
सो यू गेट स्क्वेरिश स्ट्रक्चर है ये थोड़ा, and you got a couple more resistances on the way. Okay, name the points A, B, C, D. Just a moment. R, 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 R. बहुत सारे R. They have asked you for the resistance between points A and C. So which are going to be the main important points? ये A है और ये C है. So ये A और C हमारे दो मेन पॉइंट हो गए. एंड अब अपने को चेक करना है कि यार किस तरह करें. हाउ डू आई वर्क दिस आउट? लेट्स फाइंड आउट. ओके, जस्ट अ मोमेंट. अब सर ना कोई सीरीज में लग रहा है ना कोई पैरेलल में लग रहा है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? भाई जब भी कुछ ऐसा हो ना, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली. जो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इस केस में ए और सी के बीच में, उसके बीच में एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो. एंड वो इमेजिनरी बैटरी के थ्रू, लेट अस पुट द इमेजिनरी बैटरी इन रेड, वो इमेजिनरी बैटरी के थ्रू करंट किस तरह फिर पास होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपके कंसिडरेशन के लिए इमेजिनरी बैटरी लगा दी. सो नाउ करंट इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम पॉइंट ए. अच्छा भाई मुझे ए से सी तक जाना है. कितने रास्ते, कितने रूट्स नजर आ रहे हैं? लेट मी कॉल दिस पॉइंट ओ. ओके, कैन यू सी 3 रूट्स? वन थ्रू रूट ए बी, द अदर थ्रू रूट ए ओ एंड द थर्ड थ्रू रूट ए डी. अगर मैं ए बी के थ्रू जाता हूं तो कितनी ब्रांचेस में मैं सी तक पहुंचूंगा? 1 2. कितना रेजिस्टेंस हुआ? आर आर 2R. अगर मैं एडी के थ्रू जाता हूं तो कितनी ब्रांचेस में मैं सी तक पहुंचूंगा? आर आर 2R. एंड अगर मैं एओ के थ्रू जाता हूं तो कितनी ब्रांचेस में मैं सी तक पहुंचूंगा? 1 2 आर आर. सो डोंट यू अग्री, तीनों रूट्स के थ्रू सेम रेजिस्टेंस होने की वजह से, डोंट यू अग्री, करंट विल डिवाइड इक्वली अमॉन्ग ऑल 3 रूट्स. इज दैट ओके? Yes. सो Yes, sir. मैं इसको अगर आई और आई कहता हूं तो दिस 3I, और यहां से निकलने वाला करंट भी 3I. अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू सी नाउ यू विल रिक्वायर अ लिटिल इमेजिनेशन. कैन यू सी एओ के थ्रू करंट आई आ रहा है? एओ के थ्रू करंट आई आ रहा है एंड एडी के थ्रू भी करंट आई आ रहा है. एंड यहां भी करंट आई आ रहा है, यहां भी करंट आई आ रहा है. तो डोंट यू अग्री पॉइंट्स ओ एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल? बिकॉज सेम करंट इज रीचिंग 2 पॉइंट्स. Don't you see points O and D are at the same potential? So, as same current I reaches points O and D, they are at the same potential. अर्थात अब करंट, सपोज ये रेजिस्टर है, अब करंट डी से हो जाएगा या ओ से डी आएगा? भाई कहीं से कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में क्या करंट फ्लो हो सकता है? नहीं. No, sir. करंट हमेशा किस में फ्लो होता है? व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर ओ एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, क्या इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं. सो ये जो ओ और डी के बीच में ये जो आर है, क्या ये आर सर्किट में रहेगा? नहीं. क्या सेम सिचुएशन यहां नजर आ रही है पॉइंट्स ओ और बी में? बी पे भी करंट आई आ रहा है, ओ पे भी करंट आई आ रहा है. तो डोंट यू अग्री पॉइंट्स ओ एंड बी आर ऑल्सो एट द सेम पोटेंशियल? ओ एंड बी ऑल्सो एट सेम पोटेंशियल. एंड ओ और बी भी सेम पोटेंशियल में होने से क्या ये इसमें भी कोई करंट फ्लो होगा?
नहीं, डोंट यू सी, इजंट दिस लवली? मैं आपको फिर से समझा दूं। मैंने सबसे पहले ए से करंट शुरू किया सी तक आने के लिए, एंड आई हैव गॉट 3 रूट्स, one through AB, the other through AO, the last through AD. If I go through AB, it will take me RR, 2R resistance to reach C. If I go through AD, it will take me RR, 2R resistance to reach C. And if I go through AO, it will take me RR, 2R resistance to reach C. In short, current will divide equally, I. Now this I current reaches O, this I current reaches D. Now if the same current is reaching two different points, both the points will be at the same potential. As a result, will there be any current flow in branch OD? No. तो ये उड़ गया. I current reaches B, I current reaches O. So points O and B are also at the same potential. Will there be any current flow in branch OB? No. तो उड़ गया. And अब वो उड़ जाने से मेरा काम खत्म हो गया. आप देखो कितना क्या सर्किट बन जाएगा. क्या से क्या हो गए देखते देखते. वो ये ओबी वाला आर चला गया, ये ओडी वाला बीच में आर चला गया. माय गॉड, आई थिंक अब ये काफी आसान हो गया समझ पाना कि ये दोनों आर सीरीज में है, ये दोनों आर भी सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में है. आर प्लस आर 2R, R plus R 2R, R plus R 2R, ये इसको उड़ा दो. And as a result, what is going to be your final value? R plus R 2R, R plus R 2R, R plus R 2R, ये है आपका A, ये है आपका C. ये तीनों किस में नजर आ रहे भाई? पैरेलल है ना, पैरेलल में तीनों. सो आर इक्विवेलेंट 1/2R, 1/2R, 1/2R. वैसे शॉर्टकट यूज करके 2R/3 भी कर सकता था. 1 + 1 + 1 is 3. सो पलटी मार के उल्टा आर इक्विवेलेंट. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल पीपल? कोई शक? नो प्रॉब्लम्स. ये कि बहुत ही बढ़िया सम था इक्विपोटेंशियल आइडिया पे ऊपर बेस. तो इसको ध्यान से वापस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा. अच्छा, अब एक और नई चीज दिखाना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. राउंड 1 का 45, ये 43 था, अब मैं 45 करने जा रहा हूं. एंड 45 में for the first time in circuits you are going to see a capacitor. What are you going to see? Capacitor. अब तक सिर्फ रेजिस्टर्स और बैटरीज के साथ ही पाला पड़ा था, इस बार कैपेसिटर भी है. तो कैसा करने का, आओ चलो देखते हैं. तो ये आपका मैं सर्किट बना रहा हूं. काफी बड़ा सर्किट है सर. भाई सर्किट है यार, वही थोड़ी. and let me name the various resistors. R. This is A, this is B, this is G, this is H, ये C 3 माइक्रोफैरड है. बाकी कोई और पॉइंट का नाम ही नहीं है. ये F है, A B C D कुछ है ही नहीं, ना D है ना कुछ है. कुछ है टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है? ले कमाल करते हो यार, कुछ तो दे देते. डी है ना, डी है, एक डी है. हाँ है बिल्कुल है. ओके, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देखने का. इन सर्किट सेल इज आइडियल. अच्छा, सेल इज आइडियल, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. R = 2 ओम एंड में लगाएंगे.
द पीडी अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। ओके भाई, एक बात मैं बड़े ही आराम से आपको बताना चाहता हूं, नोट के जरिए बताऊंगा, ध्यान से देखना। इन स्टेडी स्टेट अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, मतलब डीसी करंट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। इन शॉर्ट, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता नहीं है इन स्टेडी स्टेट। अच्छा, इनिशियली जब कैपेसिटर पूरी तरह, नाउ यू विल आस्क मी सर स्टेडी स्टेट क्या है? स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जब तक वो चार्ज नहीं हुआ है तब तक वो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होने देगा, पर एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उसकी दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ गया, फिर उसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता नहीं, कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। नाउ यू आस्क मी सर इसको यूज कैसे करने का? ओके चलो, जैसे हमने करंट ट्रेसिंग किया था वैसे ही बड़ी बैटरी में से मैं करंट निकालता हूं, आई चक 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 यहां पहुंचा। डू यू अग्री? करंट विल डिवाइड नाउ एंड थोड़ा सा I1 यहां से जाने देता हूं, I माइनस I1 यहां से जाने देता हूं, I माइनस I1 गया 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 यहां पहुंचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट यू अग्री पॉइंट G इज ऑल्सो अ जंक्शन, है ना? G भी तो जंक्शन है, उसमें से भी करंट डिवाइड होना चाहिए। बट एक ब्रांच में कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है? नहीं। तो वो करंट देख लेगा कि साला ये तो जाने देगा नहीं अपने को, तो वो सारा का सारा I माइनस I1 उतर के नीचे आ जाएगा। इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं। I माइनस I1 यहां आया, I1 यहां मिला, I माइनस I1 और I1 जुड़े, I बन के, और यहां से तो कुछ आने वाला नहीं क्योंकि आया ही नहीं था। सो यहां से आया और I आके सर्किट में एंड हो गया। Okay, so this is how the entire thing is working out. Now हमको, हाँ, yes, सर एक बार वो करंट ट्रेसिंग वापस समझा तो। बिल्कुल। इस बैटरी के पॉजिटिव में से करंट आई शुरू किया मैंने, ये करंट आई गया 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 ए पे आया। डू यू अग्री? ए इज अ जंक्शन, करंट डिवाइड होगा, वो मैंने किया यहां पे। I1 यों गया, I माइनस I1 यों गया, I1 यों आके डी पे मिला, I माइनस I1 गया 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 G पे आया। G इज ऑल्सो अ जंक्शन, बट उसकी एक ब्रांच में कैपेसिटर है। एंड क्या कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो क्या ये करंट यहां पे डिवाइड होगा? नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं इधर, क्योंकि यहां तो डेड एंड है, रास्ता बंद है। तो वो सारा का सारा I माइनस I1 उतर के इस आर में से निकल के डी पे आएगा। डी पे I1 और I माइनस I1 मिले और I निकला एंड आके सर्किट कंप्लीट कर गया। डू यू नोटिस, जो कैपेसिटर का ब्रांच है उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इज दैट एग्रीएबल नाउ? ओके, अच्छा, अब सबसे पहले KVL लगाते हैं, I और I1 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो KVL, इस लूप को KVL लगा देते हैं। अच्छा, ये एप्सिलॉन ब्रांच में कुछ नाम ही नहीं है, नहीं तो A B है, C है, D है, E नहीं है, G है, H है, J नहीं है, इसको J लेते हैं। नाउ फर्स्ट हेल्प मी इन अप्लाइंग KVL टू लूप E J F D A E, E J F D A E, वी वाला खत्म करते। अच्छे से बुरा, बुरा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव, घूम के आ गया ई पे 0। भाई आर की वैल्यू कितनी है? 2, सो 2I प्लस 2I1, और ये -10 को यहां लेके गया हूं, इट्स कॉल्ड 10। नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। KVL to loop, somebody help me out here, A B G D A,
A, B, G, D, A. I'm sure you are looking at the fact and telling me, sir, अपने को PD फाइंड करना है कैपेसिटर के अक्रॉस, आप ये क्या कर रहे हो, करंट फाइंड कर रहे हो? बेटा बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, अच्छा अपने को टक 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 माइनस R इंटू I माइनस I1 minus R into I minus I1 and plus I1R is equal to 0. तो R उड़ाना है तो उड़ा दो, तो माइनस I माइनस माइनस प्लस I1 माइनस I माइनस माइनस प्लस I1 is equal to 0. माइनस I माइनस 2I I1. So do you agree? I can say 2I is 3I1. Is this acceptable? 2I is 3I1. हाँ. Yes, sir. अच्छा, yes sir. So let's put 2 in 1. 2I की जगह 3I1, तो 3I1 plus 2I1 is 10, which gives me 5I1 is 10, which gives me I1 is 2 amp. And I1 मिल जाने से मैं I1 को यहां रख दूंगा तो मुझे I भी मिल जाएगा, तो यहीं पे डाल देते हैं 2I is equal to 3 into 2, तो I is equal to how much? 3 amp. मुझे I1 और I दोनों मिल गए. अब नाउ सर, अब PD कैसे फाइंड करें कैपेसिटर में? नाउ दिस इज अ वेरी लवली आइडिया. आप अगर देख रहे हैं, या कैन आई टेक दिस नोट ऑफ? आई कैन डू दैट. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now just you'll have to focus, focus a bit. कैपेसिटर के अक्रॉस पीडी फाइंड कर रहा है, मतलब इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा है. इज इट द सेम एज फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G and H? People, potential difference between these two plates, isn't it the same as finding the potential difference between G and H? And H और F के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो isn't it the same as finding the potential difference between G and F? People, do you understand the logic? Yes, sir. इन दो प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G and H, विच इज द सेम एज, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, which is the same as the potential difference between G and F. तो मैं पहले लिख दूंगा PD across capacitor is same as PD between points G and H, which is the same as PD between points G and F. So our idea right now is to find the PD between G and F. तो एक काम करते हैं, G से D और D से F आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं. चलो लेट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. मैं ये सब उड़ा रहा हूं, मुझे I और I1 की जरूरत पड़ेगी, वो मैं लूंगा. सो लेट्स अप्लाई KVL फ्रॉम G to D to F across a path. KVL across G to D to F. तो सबसे पहले कौन से पॉइंट से शुरू कर रहे हैं? G. तो VG in the direction IR is negative, so minus I minus I1R. D से टर्न मारा in the direction of current again, तो minus IR, and F पे आके रुक गए तो is equal to VF. Ladies and gentlemen, is this absolutely understandable? कोई शक? No, sir. Alright, so मैं G से शुरू किया तो मैंने पोटेंशियल लिखा VG in the direction of current, तो minus I minus I1 into R, again in the direction of current minus IR, and मैं F पे रुका तो is equal to VF. Now I'm going to put various values. I की वैल्यू 3, I1 की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 ना, R की वैल्यू 2 ही है ना, हाँ, माइनस I की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2. So VG 3 minus 2 is 1, 1 into 2 is 2, minus 6. So VG minus 8 is equal to VF, or VG minus VF
is 8 volt. So the potential difference across the capacitor is also 8 volt. That is the PD across the capacitor. मेरे को न कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से लेना देना है, न कोई चार्ज वार्ज का कोई चक्कर है, पर केवीएल लगा लगा के ही कैपेसिटर की इस दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज जी एंड एच या सेम एज जी एंड एफ. मैंने जी और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल यूज करके फाइंड कर लिया. मुझे इस 3 माइक्रोफैरेड की कोई जरूरत नहीं है. दिस वॉज अ वेरी वेरी यूनिक सम. आई होप यू सॉ दिस. एनी डाउट सो फार? No, sir. ओके, अब मैं या एनीबॉडी? तो आई होप आपने नोट लिख लिया हो. कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट स्टेडी स्टेट में. या यू विल ऑल्सो आस्क मी, सर स्टेडी स्टेट ना हो तब तक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होता है या क्या होता है? नेक्स्ट लेक्चर में एक स्पेशल चीज कराऊंगा जो सिर्फ जेई नीट के लिए ही है. ये नॉर्मल बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक नहीं होता. कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज किस तरह किया जाता है, इक्वेशन करंट के और चार्ज के क्या होते हैं वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे. पर राइट नाउ आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 62. राउंड 1 का 62. आई होप यू आर लुकिंग एट इट. राउंड 1 का 62. लवली कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स हियर एंड देयर. एंड कभी कभी तो बौखला देते हैं ये रेजिस्टर्स कनेक्शंस. अगर आपका ध्यान चूक गया तो कहां का कहां पहुंचा देंगे आपको. सो लेट मी ड्रॉ द सर्किट फर्स्ट. ओके, भी काफी अच्छी तरह रिड्यूस भी हो जाते हैं. ओके, एंड यू माइट बी नोटिसिंग कि इस बैटरी के पास 4 ओम लिखा हुआ है. ये 4 ओम इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है पीपल. सो डोंट फॉरगेट दैट. दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 6R, this is R, this is 4R, this is R, this is R. Okay, a battery of internal resistance जो है छोटा R, that is 4 ohm दिया हुआ है. So ये 4 ohm है, connected to a network of resistors and shows in order to give maximum power. भाई maximum power का आइडिया आया है तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? अगर यहां पे अकेला छोटा R होता तो मैं बिल्कुल कह सकता था कि छोटे R की वैल्यू, सॉरी अकेला बड़ा R होता तो आई कुड हैव सेड दैट फॉर मैक्सिमम पावर बड़ा R इक्वल टू छोटा R, तो बड़े R की वैल्यू 4 ओम. बट क्या अकेला बड़ा R है या पूरा कुंभा है यहां पे? हाँ, तो अपने को R इक्विवेलेंट फाइंड करने का दरकार है. नाउ फर्स्ट थिंग बिफोर वी फाइंड R इक्विवेलेंट, कैन यू सी ये R और ये R सीरीज में है और ये R भी सीरीज में है. सो लेट मी ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, ये R और R कितना R हो गया? 2R. एंड ये R और R कितना R हो गया? 2R. दिस इज R, दिस इज 6R. एंड बाकी का सब ठीक है. भाई इसमें आपको व्हीटस्टन की खुशबू आ रही है क्या? इज दिस 2R बाय, अगर तुम चाहो तो मैं इस तरह भी बना सकता हूं. ये R, ये 2R, ये 2R, ये 4R और इन दोनों के बीच में 6R. क्या ये इसके ऐसा लग रहा है पीपल? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. is 2R by R equal to 4R by 2R? Yes. Yes, sir. 2R by R is 2. 4R by 2R is also 2. Oh, इसका मतलब है क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गया? Yes, bridge is balanced. So, this is a balanced Wheatstone bridge.
एंड व्हीटस्टन ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये बीच का रेजिस्टर उड़ जाएगा. सो 6R डज नॉट एग्जिस्ट. एक ही झटके में हमने 6R से पीछा छुड़ा लिया. एंड 6R से पीछा छुड़ाने पर हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाता है देख लिया. ये बीच का उड़ गया. ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये 4R है. कैन यू सी अभी R एंड 2R आर इन सीरीज 3R. ये 2R एंड 4R आर इन सीरीज 6R. तो इधर ही बना देता हूं. ये 3R और ये 6R. सो एज आई सेड ये R एंड 2R 3R हो गए, 2R एंड 4R 6R हो गए. ये दोनों पैरेलल में है. सो 3R and 6R in parallel. भाई what is the R equivalent of इन दोनों parallel? 3R into 6R over 3R plus 6R. Doesn't it become 2R? 2R. So R equivalent is 2R. And now I think हमको लास्ट लिखना पड़ेगा. For maximum power R equivalent has to be equal to छोटा r. R equivalent कितना है 2R and छोटा r कितना है छोटा r 4. भाई R is equal to 4 by 2 and how much is that supposed to be? Check, is the answer 2 ohm? I am looking at round 2 का 27. It says पहले डेटा लिख देते हैं. What must be the efficiency of an electric kettle marked 500 watt 230 volt? ये उसका power rating है as you can see. If it was found to bring 1 kg of water at 15 degrees Celsius to boiling point. Boiling point is 100 degrees Celsius in 15 minutes. And 15 minutes का मतलब है 15 into 60 seconds. Specific heat capacity छोटा s is 4200 joule per kg degree Celsius. Okay. Now first things first. भाई सबसे पहले what is the energy of the kettle? Energy given by the kettle मतलब energy input. Do you agree it is power into time? Power is energy upon time. तो energy is power into time. भाई पावर कितना है किटली का 500 वाट. एंड कितने टाइम के लिए चला रहा है 15 मिनट. That's 15 into 60. If you want you can multiply it. If you don't want मैं पहले जीरोस अलग कर देता हूं 1 2 3. 15 6R is 90 and 90 5R. 90 5R is how much? 450. So isn't this 4.5 into 10 raised to 3 4 5 joule? This is your energy input. अब पानी ने कितना एनर्जी यूज किया? एनर्जी यूज्ड बाय वाटर टू बॉइल. एनर्जी यूज्ड. Do you still remember standard 11 का फंडा? Energy is ms delta theta. You remember? Yes, sir. Lovely formula that. मास कितना है पानी का? मास 1 किलो. S कितना है? 4200. And delta theta 100 minus 85. 100 minus 15, that's 85. So 4200 into 85. This is going to be your equation number. ये 1 है, ये 2 है. Okay. So this is your energy used. And efficiency, ladies and gentlemen, eta is energy used over energy provided. And if you want it in percentage, you can multiply it by 100%. में आ चुका है. Energy used how much? 4200. अच्छा इसमें से 1 2 3 और 4
तो 4.2 इंटू 8.5 इंटू 10 रेज टू 4 ओवर 4.5 इंटू 10 रेज टू 5. इट्स ऑलवेज गुड टू गेट द 10 रेज टू आउट ऑफ योर वे. अच्छा, 4 और 2 6, 6 माइनस 5 इज 1. सो 4.2 इंटू 85, 8.5 नहीं 85 ओवर 4.5. भाई ये 4.2 है, ये 4.5 है, तो नीचे 1 से ज्यादा हो जाएगा. एंड 1.1 के आसपास 85 डिवाइड बाय 1.1 करीबन 80 के आसपास रह जाएगा आंसर. करीबन करीबन. Yes, sir. आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको 4.5 से डिवाइड कर सकते हैं. नो डाउट अबाउट दैट. इफ यू इवन वांट, आपको 4.4, यू कैन टेक इट 42 एंड 45 और फिर 5 से डिवाइड करो एंड यू कैन वर्क इट आउट. आई थिंक यू कैन डू दैट, है ना. पर आंसर करीबन करीबन इसके पास आएगा. यस Sir, 79% और 81% दोनों दिए हैं. ओके. तो फिर अपने पास डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है. अच्छा ठीक है, हाँ कर लेते हैं यार डिवाइड, क्या बात है. 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड नाउ यू कैन टेक इट लाइक 17 by 9, 1.9 समथिंग एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 42. आई थिंक 80% से कम होगा, करीबन 79% आई थिंक शुड बी द आंसर. एंड नहीं तो 42 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो. यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर. आंसर तो मिल ही जाएगा, बराबर. नॉट अ बिग इशू. Yes. ओके, सो इफ 79 81 है तो यहां पे आई थिंक 79 वुड बी द परफेक्ट आंसर, है ना. ओके, इज दिस एग्रीएबल? एनी डाउट सो फार? ओके, तो आई थिंक हमने जो करना था वो हम कर चुके हैं. आई थिंक हमने काफ़ी सारा वो कवर कर लिया. चैप्टर 3 खत्म ही हो चुका है. एंड नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने कहा आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर करेंगे एंड वील मूव ऑन टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. इन द मीन टाइम यू कीप सॉल्विंग दीज सम्स. होमवर्क भी आ जाएगा. टेक केयर, कीप डूइंग. बाय बाय.